अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान साहब की बहनें एक बार फिर अडियाला जेल के बाहर बैठी हुई हैं धरना देकर। वो गई मुलाकात करने के लिए। अच्छा, हैरान कुन तौर पे जितना तशद्दुद बढ़ता जा रहा है उतनी लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। यानी जहां 50-60 लोग आते थे वो सैकड़ों में हो गए, अब सैकड़ों से हजारों में हो गए। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग, ऐसा लग रहा था कोई लॉन्ग मार्च ही चल रहा है। बड़ी तादाद में लोग अडियाला के बाहर पहुंच गए और जाकर अलीमा खानम के साथ, नौरीन खानम के साथ, उज़मा खानम के साथ, जो इमरान खान की बहनें, और इमरान खान के साथ उन्होंने इजहार यकजहती किया। वो वहां पहुंच गए, जाके वो उन्होंने फिर धरना दे दिया। इमरान खान की बहनों ने कहा जी मुलाकात करवाएं वरना हम यहां से नहीं जाएंगे। और सुहेल अफरीदी के आने से उन्होंने कहा जी पंजाब में मोमेंटम बढ़ा है। अब ये जो सुहेल अफरीदी के आने के बाद एकदम से अडियाला के बाद हमने देखा कि पंजाब से आने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हुआ, तो ये मेरे ख्याल में इसीलिए हुआ कि एक थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑक्सीजन मिली। ऐसी चीजों से फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि मुज़ाकरात नहीं, इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा है। कोई मुज़ाकरात ऐसे नहीं जो इमरान खान ने कहा हो। तो मुज़ाकरात के लिए वो तो उन्होंने, इमरान खान साहब ने इजाजत दी हुई थी ना। हम कई दफा रिपोर्ट कर चुके हैं कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई ये बात कर सकते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ सड़कों पे एहतजाज की तैयारी करे और स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करे, यही इमरान खान साहब ने कहा था। तो सुहेल अफरीदी के आने से मोमेंटम बना, ये इमरान खान साहब की बहनों ने कहा। पुलिस वालों से भी उन्होंने मुखातिब हुई, उन्होंने पुलिस वालों से भी बातचीत की। नादरीन, एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर ने एक स्टेटमेंट दिया, वो बड़ा कमजोर स्टेटमेंट है, लेकिन वो इस हालत में क्यों पहुंच गए? उन्होंने कहा जी मेरे पास इमरान खान की ऐसी कोई हिदायत नहीं आई कि मुज़ाकरात नहीं करने। उन्होंने सुहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट चलाने की हिदायत दी है। इनका लाहौर का दौरा भी जाती था, इसमें पार्टी की मुशावरत नहीं थी। फिर उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान से मुलाकात की भीख मांगता हूं। ये बात भी बैरिस्टर गौहर ने कही। बैरिस्टर गौहर को ये बात अभी तक उम्मीद है कि शायद इस निजाम के अंदर किसी किस्म की कोई इंसानियत जागेगी, कोई इखलाकियात जागेगी और ये इमरान खान साहब से कोई मुलाकात का रास्ता खोलेंगे। ये इमरान खान साहब पे जाली केसेस को खत्म करेंगे और पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, उन्हें ये लगता है। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ये ऐसा होगा नहीं। अब इमरान खान साहब पे तनकीद करते हैं कि इमरान खान ने अपने दौर में क्या किया। मैं आपको सुनाता हूं क्या किया। ये ग्रॉक से पूछा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कि इमरान खान के दौर पे कुछ मंसूबे तो बताओ। अब वो क्या बता रहा है? उन्होंने कहा जी कि उसने 20 मंसूबे बताए। 20 पूछे थे, 20 ही बताए। उसने कहा जी नंबर 1 एहसास प्रोग्राम, गुर्बत मिटाओ। नंबर 2 10 बिलियन ट्री सुनामी का प्रोग्राम था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। नंबर 3 नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम थी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। नंबर 4 सेहत कार्ड था, पाकिस्तानी आज भी याद करते हैं। नंबर 5 कामयाब जवान प्रोग्राम था, बहुत नौजवानों को मौके मिले। नंबर 6 दियामर भाषा डैम, इमरान खान साहब। मोहम्मद डैम, इमरान खान साहब। करतारपुर राहदारी, इमरान खान साहब। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, इमरान खान साहब। रोशन डिजिटल अकाउंट, अरबों डॉलर, इमरान खान साहब। रास्ट पेमेंट सिस्टम, इमरान खान साहब। एहसास कफालत प्रोग्राम, इमरान खान साहब। पनागाहें, इमरान खान साहब। लंगर खाने, इमरान खान साहब। किसान कार्ड, इमरान खान साहब। एहसास स्कॉलरशिप्स, इमरान खान साहब। प्लांट फॉर पाकिस्तान, इमरान खान साहब। प्रोटेक्टेड एरियाज इनिशिएटिव, ये इमरान खान साहब का इनिशिएटिव है, इन एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये भी उनका है। कोविड-19 स्मार्ट लॉकडाउन, एक जबरदस्त मंसूबा जिसको पूरी दुनिया ने सराहा। कौन था? इमरान खान साहब। असासा रिकवरी यूनिट, शहजाद अकबर साहब ने बहुत पैसा इन्होंने दुनिया से इकट्ठा किया, जो पाकिस्तान का लूटा हुआ था। कौन था? इमरान खान साहब। आलमी सतह पर अफगान अमन अमल में इमरान खान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। रेकुंडिक केस के अंदर पाकिस्तान के 11 अरब डॉलर इन्होंने बचाए। इस्लामोफोबिया पर अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पास करवाई। कर्ज माफी की वकालत की। रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर किए। कोई नई कोयला प्लांट्स ना बनाने का इन्होंने ऐलान किया कि कोयले के साथ हम कोई बिजली नहीं बनाएंगे, इससे पोल्यूशन होती है। और बहुत सारी चीजें, बेशुमार चीजें जो इमरान खान साहब ने की है। तो ये जो लोग कहते हैं इमरान खान ने कोई काम नहीं किया, तो ये चंद काम है इमरान खान साहब के। और जितने काम इमरान खान साहब ने किए ना 3 साल में, अब उतने ही साल इनको भी हो गया आए हुए, लगभग 4 साल इनको होने वाले हैं आए हुए। तो इमरान खान से ज्यादा टाइम इन्होंने गुजार दिया है। शहबाज शरीफ को भी साथ मिला लें, जरदारी को भी साथ मिला लें, सारी रवायती सियासी जमातें जो इक्तदार के अंदर हैं उन सबको साथ मिला लें, ये सब रल के इमरान खान का 10वां हिस्सा भी काम नहीं कर सके। मईशत को वो आदमी इतना ऊपर लेकर चला गया था कि आपकी माशी ग्रोथ 6% के करीब पहुंच गई थी और वो बात सस्टेन कर रही थी। जबकि इन्होंने क्या किया? इन्होंने हर चीज का बेड़ा गर्क कर दिया आने के बाद, और सत्यानाश अभी तक पाकिस्तान में उन तमाम चीजों का जारी है। अब मरियम नवाज ने कहा जी पंजाब में बसंत मनानी है, तो मना लें बसंत। इनको बसंत पे पाबंदी लगानी पड़ जाएगी। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी जगहों पे जो सबसे बड़ी डिमांड आएगी वो इमरान खान के फोटोज वाली पतंगों की आएगी। सबसे बड़ी डिमांड आएगी वो पीटीआई के झंडों वाली पतंगों की आएगी। सबसे बड़ी डिमांड जो आएगी वो कैदी नंबर 804 वाली पतंगों की आएगी। ये बात तमाम लोग ज़हन में रख लें।
ये बसंत मनाएंगे। जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे को ये आज तक लहराने नहीं दे रहे, आपको हर छत से, हर जगह से, हर मोहल्ले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पतंगें ही नजर आएंगी। ये पुलिस वाले SHO बेचारे दौड़ते भागते फिर रहे होंगे हर जगह पे कि PTI इधर अंगाली पतंग किसी ने उड़ाई थी, फाड़ लांगे, कान फड़ा देंगे, ये करांगे वो करांगे। आप देखिएगा ये होगा। ये नवाज शरीफ की शक्लों वाली पतंगे मुफ्त बांटेंगे, ये मरियम नवाज की शक्लों वाली पतंगे मुफ्त बांटेंगे और आपको लोग दिखाएंगे उन पतंगों को फाड़ते हुए और फेंकते हुए। लोग इमरान खान की शक्लों वाली पतंगे उड़ाएंगे, लोग कैदी नंबर 804 वाली पतंगे उड़ाएंगे, लोग PTI के झंडे वाली पतंगे उड़ाएंगे और आप ये देखिएगा कि पतंगे उड़ेंगी कैसे। इन्हें बसंत में हमेशा के लिए पाबंदी लगानी पड़ जाएगी। जो इनके साथ होना है बसंत वाले दिन, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। तो वो जो बात कर रहे हैं उनका डेमोक्रेटिक राइट है, और अगर उससे कोई प्रॉब्लम है तो उनकी पार्टी ये बात करे, आप ये बात क्यों कर सकते हैं? तो टॉर्चर कर रहे हैं नौजवानों के ऊपर। उन्होंने बेचारों ने बताया काफी जुल्म उन्होंने सहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी से वो वक्त गुजर गया, लेकिन मेरी गुजारिश है कि इन तमाम लोगों के नाम जरूर याद रखे जाएं, जरूर इनके नाम याद रखे जाएं और लिखकर रखे जाएं, क्योंकि जब वक्त बदलेगा ना तो इन सबको कानून के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा और ये कानून के कटहरे में सबके सब लोग आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये लोग बच जाएंगे। पाकिस्तान के साथ नाजरीन जो हो रहा है वो आपके सामने भी टाउट्स ने नया ऐलान कर दिया और वो ये दावा कर रहे हैं कि जनाब 2 से 3 माह में इमरान खान को GHQ हमला केस में सजा हो जाएगी। वैसे जो टाउट्स कह देते हैं ना, उसके बाद वो सिलसिला उस तरफ अदालतों का चल पड़ता होता है। ये एक पैटर्न है जो हम देख रहे हैं, पहले अपने टाउटों से अनाउंस करवाते हैं, उसके बाद सिलसिला उधर को मोड़ देते हैं। लेकिन किस बात में सजा देंगे? जिस दिन पब्लिक रिएक्शन आया था आपके जुल्म के नतीजे में, उस दिन तो इमरान खान साहब बाकायदा कैद थे, वो तो बाहर थे ही नहीं, और एक गैर कानूनी कैद, एक गैर आईनी कैद के अंदर वो थे, जिसको अदालत ने गलत करार दिया और आज तक उन्हें उसका इंसाफ नहीं मिला। तो ये एक फ्रॉड है, एक बेईमानी, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो हर पाकिस्तानी को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि किसी के कहने से कभी भी GSP+ स्टेटस नहीं जाता। ट्रंप इनके साथ है, वो शायद इनको बचा ले, लेकिन GSP+ स्टेटस का ताल्लुक किसी के बयान से नहीं होता, किसी के कहने से नहीं होता। इसका ताल्लुक बराह रास्त इंसानी हकूक के मामलात से होता है, अकलियतों के हकूक के मामलात के साथ होता है, खवातीन के हकूक के मामलात के साथ होता है, कैदियों के हकूक के मामलात के साथ होता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के साथ होता है, आजादी इजहार राय के साथ होता है, जो पाकिस्तान में है ही नहीं। मैं आपके सामने मिसाल बैठा हूं, जबरी गुमशुदगियों के सामने होता है, इसके हवाले से होता है, जो है ही नहीं पाकिस्तान में। जाली मुकदमात के हवाले से होता है, जो है ही नहीं पाकिस्तान में। मिलिट्री कोर्ट के अंदर सिविलियन के ट्रायल से होता है, जो पाकिस्तान में इन्होंने जुल्म किया। अदलिया की आजादी नहीं है पाकिस्तान में। इन चीजों के साथ GSP+ स्टेटस जो है वो मुंसलिक है। इमरान खान के बेटे के कहने के ऊपर अमल तो उसने कहा ही नहीं, अगर वो कहता भी तो ये नहीं होना था। ये हुकूमत की अपनी करतूतों की वजह से होगा जब होगा, और ये बात आप सब अपने ज़हन में रखिएगा। अब नाजरीन आए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ताजा धमकी लगाई है। आलमी खबरों की तरफ आते हैं, एक दो लोकल खबरें और हैं वो आपको मैं बाद में देता हूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी लगाई है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी मुज़ाकरातकारों को बहुत मुख्तलिफ और अजीब करार दे दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि वो अमेरिका से मुआहदे के लिए भीख मांग रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ईरानी फौज बिल्कुल तबाह हो गई है और इनकी वापसी का अब कोई इम्कान नहीं है, 0% है। और उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि इसके बावजूद वो अवामी तौर पर कहते हैं कि वो महज हमारी तजवीज पर गौर कर रहे हैं, जो कि एक झूठ है। बेहतर है कि वो जल्द अज जल्द संजीदा हो जाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि एक बार देर हो गई तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई। अच्छा, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कह रहे हैं कि संजीदा हो जाओ, बहुत जरूरत है आपको संजीदा होने की, फौरन संजीदा हो जाओ। दूसरी तरफ वही डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, ये जरा देखिए डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। ईरानी मुझे अपना सुप्रीम लीडर बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और मैंने कहा जी मैं नहीं बनना चाहता, शुक्रिया। ए देखो, एक तरफ यही शख्स कह, और हंसते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दे दिया मजे से, लोग भी खुशियां मना रहे हैं। यानी कोई ये सोच सकता है, कोई ये इमेजिन कर सकता है कि आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद ईरानी उठेंगे और उठ के डोनाल्ड ट्रंप को अपना सुप्रीम लीडर बना देंगे? इज इट पॉसिबल? तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसी किस्म के मजाक किए हैं हमेशा दुनिया के साथ कि मैं जंगों को रुकवाने वाला हूं, मैं बोर्ड ऑफ पीस में जो है वो पूरी दुनिया को अमन में ले जाऊंगा, मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वो लतीफे सुनवाता है कि मैं सलूट करता हूं, आप दुनिया के सेवियर हैं, दुनिया को आपकी जरूरत है इस वक्त, आपने कमाल कर दिया, आपको रमजान मुबारक के महीने में मुबारकबादें हो, और पता नहीं क्या कुछ शहबाज शरीफ ने गेम चुकी हुई है, आसिम मुनीर साहब ने भी गेम चुकी हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी गेम। ये कितना संजीदा आदमी है, आपने यहां से अंदाजा लगा लें कि कितना डोनाल्ड ट्रंप ईरान को जानता है। बस इतना ही वो पाकिस्तान को भी जानता है कि ईरान जिसके साथ वो जंग में है उसके बारे में ऐसा मजाका खेज दावा कर दिया कि जनाब वो कहते हैं कि सुप्रीम लीडर बन जाओ, तो मैंने शुक्रिया अदा किया कि नहीं मैं नहीं बनना चाहता, और अमेरिका में ये कहानी सुना दी डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ईरान को कह रहे हैं कि संजीदा हो जाओ, और अपनी संजीदगी का आलम आप सिर्फ इस मामले में यहां पे देख सकते हैं। ये जो जंग है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप को बचाने के लिए थी,
यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्किन बचाने के लिए ये जंग लड़ी थी, लेकिन उल्टा हुआ ये कि ये जंग डोनाल्ड ट्रंप को सहारा देने की बजाय लेके डूब रही है। एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटानी थी, कुछ दीगर मामलात में डोनाल्ड ट्रंप को हीरो बन जाना था, फिर अमेरिका के अंदर जो इख्तलाफात बहुत बढ़ गए हैं, नो किंग मूवमेंट भी चल रही है। 28 तारीख को एक बहुत बड़ा 2 दिन के बाद वहां पे एहतजाज होने जा रहा है, हफ्ते वाले दिन अमेरिका में, और दावा यह किया जा रहा है कि बड़ा खौफनाक एहतजाज होगा, 9 मिलियन लोग निकाले जाएंगे। लेट्स सी इतने लोग निकलते हैं या नहीं, लेकिन इससे पहले उन्होंने जो टारगेट रखा है, पहले 3 मिलियन, फिर 5 मिलियन, फिर 7 मिलियन, तो उनके चारों एहतजाज कामयाब हुए हैं। 5वीं मरतबा वो 9 मिलियन लोग निकालते तो ट्रंप पे प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर ये प्रेशर ऐसे ही बढ़ता है, डोनाल्ड ट्रंप इन सारी चीजों से निकलने के लिए ईरान पे हमलावर हो गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में बराक ओबामा के दौर से एक बात बैठी हुई है कि ईरान पे जब अटैक किया जाए तो तवज्जो हटाई जाती है और पॉपुलैरिटी मिलती है और मिड टर्म इलेक्शन में फायदा होता है। ये बात ओबामा के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने उस दौर में कही थी, और अब वही कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये वाला फार्मूला उल्टा पड़ गया, वो उसको लेकर डूब रही है ये लड़ाई, बहुत नुकसान हो रहा है। और अब 2 रास्ते ना, या तो बाहर निकल जाए इस लड़ाई में से, या इसको टूल दे दे। कुछ लोग ये इम्कान जाहिर कर रहे हैं और अमेरिका के अंदर से कर रहे हैं कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में फौजें पहुंचाई जा रही हैं, जैसे अमेरिका अपनी फौजों को वहां लेकर जा रहा है और दुनिया पे दबाव डाल रहा है कि हमारे साथ शामिल हो जाओ, तो मुमकिन है कि खित्ते की दीगर फौजों को साथ लेकर अगर नेटो साथ नहीं भी आता तो अमेरिका ईरान के कुछ इलाकों पे और जजीरों पे कब्जा करने की कोशिश करे। ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। अगर ईरान के पास वाकई में भी ड्रोन्स और मिसाइल बाकी बचे हैं, जो उनका दावा है कि उनके पास महीनों के लिए बाकी बचे हुए हैं, यानी ईरान का दावा तो ये है कि हमारे पास बहुत सारे हथियार अभी हम लंबा लड़ सकते हैं, अगर तो उनका दावा ठीक है और उनके पास ड्रोन्स और हथियार उसी मिकदार में है जैसे वो कहते हैं या उनके जर्नलिस्ट कहते हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा खून खराबा हो जाएगा अमेरिका का, और उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो खुद अपने फौजियों को ईरानियों के सामने लाकर खड़ा कर देंगे, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया और अपने आप को बचाने की कोशिश की है। इसराइली बहुत बुरी तरह तंग आ गए। इसराइल के अंदर से अब वीडियो आना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग शोर मचा रहे हैं कि हम तो पसंदीदा लोग हैं, हम तो चुने हुए लोग हैं, फिर हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, हम बंकरों में रह रहे हैं कि कई हफ्तों से तंग आ गए हैं। मैंने आपको बताया था कि लोग ज़हनी मरीज बनते चले जाएंगे, और अब वो बन रहे हैं। अब सायरन नहीं भी बज रहा होता तो लोगों को सायरन की आवाज आ रही होती है, धमाके नहीं भी हो रहे होते तो लोग डरे हुए सहमे हुए रहते हैं, और हर थोड़ी देर के बाद ईरान की एक नई लहर आती है। यानी 1 महीने का टाइम नहीं गुजरा और लगभग 82-83 लहरें जो हैं वो ईरान की 90 के करीब शायद है, ईरान की जो मिसाइलों की लहरें हैं वो इतनी ज्यादा पहुंच गई हैं इसराइल में। यानी एक एक दिन में 3-3, 4-4 मरतबा मिसाइलों की लहरें भी आती रही हैं इसराइल के अंदर, और वो किसी भी शहर पे आके बरस जाते हैं। डेमोना में जो ईरान ने अटैक किया उसने इसराइल को हिलाकर रख दिया है, अराद में और डेमोना में। उन्होंने ईरान के इस हमले ने इसराइल को और अमेरिका को बहुत परेशान किया, और उन्हें अंदाजा हो गया कि ईरान की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, और अगर वो इस तरह के हमले करेगा तो फिर उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसराइल के लिए भी मुश्किलात बढ़ रही हैं। नेतन्याहू ने तो अपने आप को बर्बाद कर दिया, उसके पास तो अब पीछे हटने का रास्ता ही कोई नहीं है, वो तो खुदकुशी कर चुका है, और डोनाल्ड ट्रंप के पास भी रास्ते महदूद होते चले जा रहे हैं। एक और डेवलपमेंट हुई है रीजन में, जिसको इसराइल की जानिब से ये खबर दी गई है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने बंदर अब्बास में एक फिजाई हमला किया, जिसके नतीजे में अहम ईरानी कमांडर अली रजा को शहीद कर दिया। ये अली रजा कमांडर वो है जिसके जिम्मे था कि आबना हुर्मुज को बंद रखना, ये इसराइल ने दावा किया। अब इससे क्या आबना हुर्मुज खुल जाएगा? तो ईरान एक मुल्क है, वो एक कौम है, उनके साथ और बहुत सारे लोग हैं, वो एक फौजी शहीद हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा। जिस मुल्क को आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत से फर्क नहीं पड़ा, उसे कमांडर की शहादत से तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। वो आबना हुर्मुज को बंद रखेंगे। अब उसको खुलवाने के लिए ताकत का इस्तेमाल अगर अमेरिका करने जाता है तो ये अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल और कठिन काम होगा, लेकिन अगर वो किसी तरह मुज़ाकरात से ये मामला हल कर लेता है तो शायद डोनाल्ड ट्रंप को कोई फेस सेविंग मिल जाए। नाज़रीन, अरब ममालिक के लिए भी ना अब सिचुएशन मुश्किल होती जा रही है। रोजाना अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। यूएई का जो नुकसान हुआ वो शायद सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनकी सारी रियल स्टेट मार्केट है, उनकी टूरिज्म की एक बहुत बड़ी मार्केट है, उनकी ऑयल की एक मार्केट है, गैस की मार्केट है, दीगर बहुत सारा पैसा यूएई के अंदर आता है, वो चीजें निकल रही हैं वहां से, तो यूएई का बहुत ज्यादा माली नुकसान हुआ है। अब इसमें उन्होंने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया यूएई ने। खबर यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ जंग बंदी मुस्तरद कर दी और वो ईरान के खिलाफ जमीनी हमले में शामिल होगा। ये रॉयटर्स ने और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खबर दी है। वो मुतालबा करते हैं कि तेहरान के मुकम्मल खतराती नेटवर्क को पहले खत्म किया जाए, जिनसे हमें खतरा है वो सारा नेटवर्क तेहरान के अंदर खत्म किया जाए, ये यूएई ने कहा। और जो एक सफीर है यूसुफ अल अतीबा, उन्होंने तस्दीक की है कि मुत्तहिदा अरब अमारात आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोलने की कोशिशों में शामिल होगा। वो आलमी तेल के लिए एक अहम गुजरगाह है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में मुत्तहिदा अरब अमारात की जो 1.4 ट्रिलियन डॉलर की यानी 1400 अरब डॉलर की सरमायाकारी का जो मामला है वो भी हम जारी रखेंगे, खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान को ठिकाने लगाए बगैर मशरिक वस्ता में अमन मुमकिन नहीं है, लिहाजा जंग बंदी मुस्तरद कर दी है।
अमेरिका और इसराइल से मुतालबा किया कि ईरान को मुकम्मल ठिकाने लगाया जाए, इनका काम तमाम किया जाए ताकि खित्ते में अमन हो। अब ये जो है सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा ये खबर मौजूद है और ईरान के मामले में यूएई का अपना एक मौक़िफ़ है और यूएई के ऊपर अटैक भी बहुत किया है ईरान ने। यानी अगर इसराइल के बाद किसी मुल्क को सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है तो गालिबन ऐसा दिखाई देता है कि वो यूएई है, दुबई है। काफी नुकसान हुआ वहां पे और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये मुल्क छोड़कर गए हैं। बड़ी तादाद में अभी भी वहां एयरपोर्टों से लोग निकलना चाहते हैं। नाज़रीन, रूस को बहुत फायदा हो गया इस सारी लड़ाई में। यानी रशिया ने जो इजाफी पैसा बनाया है वो रशिया सोच भी नहीं सकता था। इस एक महीने की लड़ाई में रूस ने गैस और तेल की मद में जो इजाफी पैसा बनाया वो लगभग 10 से 12 अरब डॉलर है। और अगर ये लड़ाई तूल पकड़ती है या ये सिचुएशन प्रलॉन्ग करती है तो इसमें रशिया मजीद इतने पैसे या इससे ज्यादा पैसे बना सकता है। तो ये एक बड़ी कमाई है जो कोई भी मुल्क कर सकता है। तो रशिया को बहुत फायदा हो गया इस लड़ाई में। अमेरिका को, इसराइल को नुकसान हुआ, ईरान को बहुत नुकसान हुआ, मिडिल ईस्ट को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन रशिया को फायदा हुआ। चाइना का तेल नहीं रुका, चाइना को तेल की सप्लाई ईरान ने जारी रखी, उसकी वजह से चाइना को उतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन नुकसान उन ममालिक को हुआ है जो ममालिक ईरान के खिलाफ है या ईरान को जाती तौर पर नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान ने कम से कम एक बात साबित की है कि ये मिथ उन्होंने तोड़ दी कि अमेरिका और इसराइल के ऊपर वापस अटैक नहीं किया जा सकता। वो वापस का जो अटैक है ना ईरान का, वो उसको तारीख में बहुत फायदा देगा। लेकिन इस मरले पे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं और ईरान के अंदर भी ये सोच मुख्तलिफ लोगों में मौजूद है कि अगर बेहतर मुज़ाकरात हो जाएं और एक अच्छी डील हो जाए जंगबंदी की तो वो कर लेनी चाहिए और अपने सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज किए बगैर अगर कोई डील होती है तो वो ईरान को सूट कर सकती है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान वापस आते हैं। वहां से दो खबरें हैं। एक तो मुराद सईद साहब की जो सेनेट की नशिस्त है उसको फारिग कर दिया गया। 9 मई का केस है जनाब, एटीसी अदालत है, उन्होंने कहा जी फारिग करें। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई भी कर दिया। तो मुराद सईद साहब को सिर्फ इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं और कोई बात नहीं है। इसहाकदार जो है वो क्रिमिनल थे वो भी एक दौर में और पाकिस्तान से भागे हुए थे, इश्तिहारी थे, लेकिन सेनेटर के तौर पे बरकरार रहे। फिर उनको लाके पाकिस्तान में वजीर खजाना भी बनाया गया। हालांकि ये कहा जाता था कि उन्होंने तबाही फेरी है, लेकिन वापस लाके बनाया गया। तो एस्टेब्लिशमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई करप्शन करता है या कोई लूटमार करता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, वरना हम अपने स्विस बैंकों से पैसा वापस मंगवा लेते। उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें अपने जाती मफाद का मसला है कि हमारे रास्ते में कोई ना आए, जो हमसे इख्तलाफ करेगा उसको हम तबाह बर्बाद कर देंगे, और यही हम होता हुआ देख रहे हैं। नाज़रीन, एक और खबर है और ये पाकिस्तान से कुछ सहाफियों ने दी है और इसकी कंफर्मेशन आप भी कर सकते हैं।